एवरीवन वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 22 नवंबर। पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नर पावर टू डिसाइड ऑन बिल्स। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो तमिलनाडु के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा असेंबली में कि जैसे जो भी बिल्स वगैरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पास करती है, तो जब वो गवर्नर के पास जाता है तो कभी कभी गवर्नर क्या करते हैं कि उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। और राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद क्या होता है कि कोई टाइम पीरियड तो है नहीं कि राष्ट्रपति कब तक परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, या उस बिल को हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक टाइम फ्रेम, एक बाइंडिंग टाइम फ्रेम बनाने की ज़रूरत है कि इतने टाइम में अगर प्रेसिडेंट के पास अगर बिल गया है और प्रेसिडेंट अपना उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं या कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं, अपने पास सिर्फ रखे हुए हैं, तो एक उनको एक कारण बताना पड़ेगा कि इस कारण की वजह से हम इस बिल को रोके हुए थे। तो ये चीज़ समस्या जो है रखी गई। देखिए कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं स्पीकर के द्वारा। तो कहा गया है कि जैसे गवर्नर जो है, राज्यपाल जो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ बिल्स पे जो वो बिल्कुल बैठ ही जाते हैं, उसको दबा ही लेते हैं, ठीक है ना, उसको अपनी सहमति देते हैं, ना ही उस बिल को जो है रिटर्न करते हैं। उसके अलावा जो भी राज्यपाल हैं वो क्या करते हैं कि कुछ महीने के बाद उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, ठीक है। वो और प्रेसिडेंट के पास वो बिल जो है वो भी पड़े पड़े जो है कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर और जो गवर्नर की जो अथॉरिटी है वो इरोड हो रही है इस चीज़ की वजह से। और जो हमारे राज्यपाल हैं वो तो चुने जाते हैं, जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसी के द्वारा ही। और प्रेसिडेंट के बारे में इशूज़ बताया गया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो बिल को विथहोल्ड कर लेते हैं, या जब जब भी रिटर्न कर रहे हैं तो कम से कम उनको एक रीज़न देना चाहिए, एक कारण बताना चाहिए कि हाँ, हम इस कारण से इस बिल को रोके हुए थे, या हम इस कारण से इस बिल को रिटर्न कर रहे हैं, इसमें त्रुटियाँ हैं, इसमें गलतियाँ हैं, आप उसको चेंज करके वापस भेजिए। तो अगर मान लीजिए अगर गलतियाँ बताई जाती हैं तो हाउस क्या करेगा, दोबारा से उस बिल को इनेक्ट करेगा, उसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको चेंजेस करके फिर से उस बिल को वापस भेज सकता है। तो ये सब चीज़ें कही गई जो स्पीकर हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा। इस संबंध में देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए 2021 में क्या हुआ था कि नीट की नीट का जो एग्ज़ाम है, मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम जो है, तो उसके लिए इसमें बच्चों को छूट देने के लिए मांग की गई थी। तो इसी संबंध में एक बिल पारित किया गया था। उसके बाद दूसरा बिल देखिए पारित किया गया था 2018 में, एक राजीव गांधी हत्याकांड में जो जो लोग दोषी थे, तो उनको एक तरह से उन कैदियों को रिहाई के संबंध में जो है तमिलनाडु के विधानसभा के द्वारा 2018 में एक जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। लेकिन वो जब प्रस्ताव जो भेजा गया तो जो राज्यपाल थे उस कई टाइम तक उन्होंने करीब 2 साल तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की राज्यपाल ने, ठीक है। उसके बाद 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इस पे मतलब ये चीज़ गलत है, आप 2 साल तक बिल रखे हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तब उस टाइम जब फरवरी में क्या किया, फरवरी में गवर्नर ने जो है प्रेसिडेंट को भेज दिया बिल, और कहा कि अब राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे, वही जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही इस बिल के बारे में जो भी डिसाइड करना होगा वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब समस्याएं बताई गई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और गवर्नर के वीटो पावर के बारे में। तो देखिए जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट का, वो देता है आर्टिकल जो 111 है। आर्टिकल 111 जो है वो प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट जो है उसको बिल को एक तरह से अपना एक्शन जो है विथहोल्ड कर सकता है। मीन्स जो अपनी सहमति है वो या तो ना देगा या तो दे भी सकता है, या तो जो भी सब इससे रिलेटेड जो पावर्स हैं ये आर्टिकल 111 हमको बताता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 200 की। तो आर्टिकल 200 यही सेम चीज़ें बताता है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर जो है अपने बिल को असेंट दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, और उसके अलावा या तो अब उस बिल को जो है अपने पास रिजर्व रख सकते हैं, या प्रेसिडेंट को जो है भेज सकते हैं कंसिडर करने के लिए। तो अब आर्टिकल 201 की बात करें तो आर्टिकल 200 में बात करता है बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। तो जो भी राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो बिल भेजेंगे राष्ट्रपति के पास कंसिडर करने के लिए, तो वो चीज़ जो है आर्टिकल 201 के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए जो राज्यपाल के पास एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। तो सस्पेंसिव वीटो जो है ये मनी बिल्स में इनके पास नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट वीटो होता है, तो लेकिन राज्यपाल के पास हमें पॉकेट वीटो देखने को नहीं मिलेगा, और राष्ट्रपति के पास होता है पॉकेट वीटो। तो बात करते हैं 3 टाइप के हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब देखिए जब संविधान के संशोधन के लिए कोई बिल पास किया जाएगा तो उस समय जो है वो अपने वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते, उस टाइम इनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होगी, ठीक है। अगर संविधान के संशोधन के लिए कोई विधेयक पारित किया जा रहा है, ठीक है, कोई बिल जो है वो लाया जा रहा है, तो उस समय वो अपना वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते।
और जो संविधान के संशोधन के लिए जो बिल है वो जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वो स्टेट के लेजिस्लेचर में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। तो ये पावर जो प्रेसिडेंट की ये है कि मीन्स जैसे मान लीजिए कोई भी बिल पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो अपना जो एसेंट है, अपनी सहमति नहीं देंगे, ठीक है, अपनी सहमति को रोक लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम ए एक्ट। अब सीधी बात है, उनके पास वो बिल आया और उन्होंने बिल से दबा लिया, तो वो चीज़ जो है वो एक्ट कैसे बन पाएगा, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। एक होता है सस्पेंसिव वीटो। तो प्रेसिडेंट यूजेस सस्पेंसिव वीटो व्हेन ही रिटर्न द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर इट रिकंसिडरेशन। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि दोबारा से वापस भेज देंगे और कहेंगे कि इसको रिकंसिडर करिए, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करिए या जो भी हो। तो दोबारा से अगर वो बिल पास किया है तो उसको राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। तो ये इनकी पावर जो सस्पेंसिव वीटो की है, ठीक है, क्योंकि बिल आया और बिल दोबारा रिकंसिडर करने के लिए भेज दिए, तो वो सस्पेंसिव वीटो की पावर हो गई। इफ़ पार्लियामेंट रीसेंड द बिल, अब देखिए अगर पार्लियामेंट मान लिया कुछ चेंज करे चाहे ना करे, अब बिना चेंज किए अगर वापस बिल भेज देता है या चेंज भी करके भेजता है, तो उसके बाद उनको उस बिल को अप्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर वहाँ वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते कब, अगर वो बिल एक मनी बिल है। तो अगर वो मनी बिल है तो वो सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकता। अब वो नहीं कर सकते कि भैया मनी बिल है उसको दोबारा रिकंसिडर करो, वो चीज़ नहीं कर सकते, उनको यहाँ पास करना ही करना है। बात करते हैं पॉकेट वीटो की। तो द बिल केप्ट पेंडिंग द प्रेसिडेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बिल आया और ये जो है इंडेफिनिट टाइम तक जो है अपने पास ये उस बिल को रखे रहे। ही नाइदर रिजेक्ट द बिल नॉर रिटर्न द बिल, मीन्स ना ही तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसको मना ही कर दिया कि नहीं ये लॉ नहीं बनेगा, या ऐसा भी नहीं है कि उसको दोबारा वापस भेज रहे हैं, वो सिर्फ बिल आया और फिर समझिए कि अपने पॉकेट में रख लिए, तो वो हो गया उनका पॉकेट वीटो। अनलाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज़ टू रिसेंड द बिल विद इन 10 days, लेकिन अमेरिका में सिस्टम ये है कि वहाँ अगर कोई बिल गया है उनके पास तो 10 दिन के अंदर जो है उनको वो बिल वापस करना पड़ता है, ठीक है। द इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ नो सच रूल। यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई टाइम रूल नहीं है, भैया पॉकेट वीटो उनको मिला हुआ है, बिल आया, बिल रख के दबा लिए, ठीक है, वो उनका पॉकेट वीटो हो गया। अब वो अपना सहमति दे चाहे ना दे। अब बात करते हैं वीटो ओवर स्टेट बिल्स की, स्टेट बिल्स के ऊपर क्या वीटो होता है। जैसे कि अब देखिए गवर्नर इज इम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये गवर्नमेंट को भी जैसे राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिली हैं उसी तरह राज्यपाल को भी शक्तियाँ मिली हैं कुछ बिल्स के लिए, ठीक है। कि वो क्या करेगा कि एक तरह से जो गवर्नर होंगे वो एक तरह से राष्ट्रपति को बिल भेज देंगे कि आप रिकंसिडर करिए, जब वो रिकंसिडर कर देंगे उसके बाद जो वो चीज़ एक्ट बनेगा। तो उनके पास भी ये पावर है कि ये बिल भेज सकते हैं राष्ट्रपति को रिकंसिडर करने के लिए। देन द गवर्नर विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल। उसके बाद जब एक बार ये राष्ट्रपति के पास बिल चला गया उसके बाद यहाँ गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ गवर्नर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड his action to such bills not only in the first instance but also in the second instance। अब देखिए, अब मान लिए राज्यपाल ने बिल भेजा राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति ने जो स्टेट का जो बिल था तो उस पर क्या किया, कोई भी एक तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की उस बिल पे, ना तो हाँ ही का ना तो ना ही का, ठीक है। एक बार भेजा गया, 2 बार भेजा गया, तो चाहे एक बार भेजें चाहे 2 बार भेजें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है इस चीज़ में, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड एसेंट टू सच बिल्स नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टेंस। मीन्स दूसरी बार भी ऐसा होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स राज्यपाल के द्वारा अगर कोई बिल भेजा जाता है तो वो चाहे पहली बार भेजा गया हो या दूसरी बार भेजा गया हो या तीसरी बार भेजा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी सहमति नहीं देंगे। दस द प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो। इसलिए स्टेट बिल्स के मामले में जो है प्रेसिडेंट को एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो मिला है अभी यहाँ पे, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो है, लेकिन स्टेट के जब बिल्स की बात होगी तो यहाँ पे इनको एब्सोल्यूट वीटो मिला हुआ है। फर्दर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। और देखिए वो पॉकेट वीटो के भी पावर जो है वो जो स्टेट के द्वारा बिल मान लीजिए जो राज्यपाल के द्वारा भेजा जा रहा है उस बिल में भी ये पॉकेट वीटो का पावर राष्ट्रपति जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्केट स्टडी ऑन फार्मा सेक्टर से, ठीक है। तो देखिए जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की, इसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि जो नेशनल डिजिटल ड्रग डाटा बैंक है उसको क्रिएट करने की बात की, और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और ये कहा कि जो ड्रग के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए, ठीक है।
ताकि एक तरह से मार्केट में जो जेनेरिक ड्रग्स वगैरह हैं, जो सस्ते दामों की दवाइयाँ हैं, उनको और से ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ब्रांडेड कंपनी वो क्या करती हैं कि ब्रांड का नाम लगा के लोगों से ज़्यादा पैसा वसूलती हैं, तो उसकी जगह जो है लोग जेनेरिक ड्रग का यूज़ करें। जेनेरिक ड्रग जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो भी कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, बस ब्रांड की वजह से जो है ब्रांड वैल्यू उसकी हो जाती है दवाई की, तो वही बिकने लगती है। तो अब रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। द मार्केट ऑफ जेनेटिक ड्रग्स इज ड्राइवन बाय ब्रांड कंपटीशन। तो देखिए जो ये मार्केट है जेनेटिक ड्रग्स का, ये जो कंपटीशन ब्रांडेड का है, भाई जिस ब्रांड की दवा होगी, अच्छे ब्रांड की है तो महंगी होगी। इंस्टेड ऑफ प्राइस कंपटीशन डिस्पाइट सच ड्रग्स बीइंग फंक्शनली एंड केमिकली आइडेंटिकल। तो देखिए यही वही बात हुई कि केमिकली और फंक्शनली जो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल की टैबलेट है, तो पैरासीटामोल की टैबलेट कोई बढ़िया कंपनी की है तो सपोज करिए वो एक टैबलेट आपको 10 रुपये की मिलेगी, और वही कोई ऐसे नॉर्मल कंपनी की है तो एक टैबलेट आपको 1 या 2 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, केवल ब्रांड वैल्यू यहाँ पे आपसे ब्रांड के नाम जो अपना जो ऐड करते हैं उसके लिए वो पैसा वसूल रहे हैं आपसे। फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग जेनेरिक ड्रग्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 43.2%। तो देखिए जो जेनेरिक ड्रग है वो करीब 43.2% है आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, एंड अबाउट 6.27% ऑफ द टोटल हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया। और टोटल 62.7% जो है वो टोटल हेल्थ पे जो है स्पेंड किया जाता है। जो भी जेनेरिक ड्रग्स पे जो खर्चे होते हैं वो इतना परसेंट है टोटल। द शेयर ऑफ ऑनलाइन फार्मेसीज स्टूड एट 2.8% इन 2018। तो देखिए जो ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं उनका जो शेयर है वो 2.8% था 2018 में। द ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर रीच हैज़ एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पैंडमिक। अब यही जो रीच है ऑनलाइन, जो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि ये 8.8 मिलियन हाउस होल्ड तक पहुंचा फ्रॉम 3.3 मिलियन हाउस होल्ड प्रायर टू पैंडमिक। तो पैंडमिक के पहले केवल 3.5 मिलियन घरों तक था, लेकिन पैंडमिक के बाद देखेंगे तो यहाँ हमको बहुत उछाल देखने को मिला है, 8.8 मिलियन घरों तक पहुँच चुका है जो ऑनलाइन ये फार्मास्यूटिकल मार्केट वगैरह हैं, जो भी ऑनलाइन मेडिसिन हम लोग मंगवाते हैं वो। बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, और ये फुली फंक्शनल हुई 2009 में। तो इस्टेब्लिश हुआ 2003 में, फुली फंक्शनल हुई 2009 में, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो द कंपटीशन एक्ट है 2002 का, उसको इन्फोर्स करने के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा दिस एक्ट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय इंटरप्राइजेस। तो एक तरह से ये जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी इंटरप्राइज है, कोई भी दवाई बनाने वाली कंपनीज़ हैं या बेचने वाली कंपनीज़ हैं, तो वो कहीं भी डोमिनेट ना कर पाएँ, इस चीज़ को देखता है वो। द एक्ट रेगुलेट कॉम्बिनेशंस, एक्विजिशन, एक्वायरिंग एंड कंट्रोल मर्जर एंड एक्विजिशन विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एन एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। तो देखिए ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कई चीज़ों को, जैसे कि दवाइयों का कंट्रोल हो गया, उनका मर्जर हो गया, उनका एक्विजिशन, या मींस एक तरह से जो मार्केट है, मार्केट में एक बैलेंस मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक आदमी जो है वो पूरा उस चीज़ पे पूरी कब्जा कर लिया है। तो सिर्फ ये सभी के बीच में ये मेंटेन बैलेंस, एक तरह से बैलेंस मेंटेन का जो काम है वो करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। देखिए CCI में जो है एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट किए जाते हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल होंगे। तो जो भी पर्सन, मान लीजिए जो चेयरपर्सन बन रहा है, तो कम से कम उसको क्वालिफाई होना चाहिए कि वो एक हाई कोर्ट का कम से कम एक जज हो, या उसको कुछ स्पेशल नॉलेज हो, कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, कम से कम 15 साल का, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, तो इन सब केसेस में कम से कम उसको इन सब जो टॉपिक जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या लॉ में उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके अलावा या वो तो अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाई हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है कि वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो वो जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो है वो बन सकते हैं। अब देखिए कमीशन की ड्यूटी क्या है कि ऐसे प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मार्केट पे जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को वो एलिमिनेट करने का काम करेंगे, और एक तरह से जो कंपटीशन है उसको सस्टेन बनाए रखेंगे, सबके लिए इक्वल बनाए रखेंगे, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट ऑफ इंडिया, एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो मार्केट में, इंडियन मार्केट में मेंटेन करने का काम करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगली न्यूज़ है हमारी उड़ीसा प्रोजेक्ट्स फॉर सहमति फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो देखिए द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ले एम्फसिस ऑन इम्पार्टिंग
टीचिंग इन मदर लैंग्वेज इन प्राइमरी क्लासेस। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो यही चीज़ कहती है कि मीन्स अपने जो भी प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ तक अपने जो मातृ टंग है तो उस चीज़ में वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी चीज़ को लेकर के उड़ीसा ने लॉन्च किया है समहति प्रोजेक्ट। ठीक है, समहति प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा इसी को लेकर के कि जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको और प्रमोट किया सके। द प्रोजेक्ट विल हेल्प सेव इंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज। तो जो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बात करते हैं सहमति प्रोजेक्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मोर देन 302 टेक्स्ट बुक। तो देखिए OSEPA के अकॉर्डिंग ये कहना है कि करीब करीब 302 टेक्स्ट बुक्स, उसके अलावा 2500 सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स जिसमें स्टोरी बुक जो कहानी की किताबें वगैरह हैं वो शामिल है, कुछ पिक्चर चार्ट्स हैं और 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस को जो है वो डेवलप किया गया है इस चीज़ में। ठीक है, तो जो 302 बुक्स छापी गई हैं, ठीक है, उसके अलावा 250 जो 2500 सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स हैं इसमें स्टोरी बुक्स वगैरह शामिल हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस में जो है वो डेवलप की गई हैं। अंडर सहमति ऑल टीचर्स ऑफ प्राइमरी लेवल वुड बी प्रोवाइडेड फंक्शनल नॉलेज ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है जो भी प्राइमरी टीचर्स वगैरह हैं उनको जो है एक तरह से ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में जो है एक नॉलेज दी जाएगी ताकि वो आगे जो है बच्चों को जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको आगे वो पढ़ा सकें। देखिए बात करते हैं तो किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और उसके द्वारा द एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर। तो शेड्यूल कास्टेज शेड्यूल ट्राइब रिसर्च ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट के द्वारा और एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब देखिए जो हमारे संविधान में जो 21 भाषा दी गई हैं, 21 लैंग्वेज जो दी गई हैं उसमें संथाली भी आती है। ठीक है, द ओनली लैंग्वेज विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उड़ीसा की एकमात्र लैंग्वेज है जो ये जिसको यहाँ पे दर्जा मिला है संथाली को। ये जो 21 भाषाएं हैं वो हमारे संविधान में ये भी इंक्लूडेड है, संथाली भी। ठीक है, तो देखिए इट इज़ टॉट ऑन इट्स ओन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो इसको ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है। वाइल लिस्ट ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस हैव उड़िया स्क्रिप्ट, और जो बाकी के ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो उड़िया स्क्रिप्ट में हैं। अब देखिए उड़ीसा इज़ होम टू 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग 30 पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए करीब करीब 62 तरह के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो उड़ीसा में वो निवास करती हैं, जिसमें जो 13 हैं वो 13 कम्युनिटी जो हैं वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। मीन्स उनकी एक तरह से उनकी लोगों को जो है खतरा है, उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वो उनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। मेकिंग इट द स्टेट विथ मोस्ट डाइवर्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ इन द कंट्री। तो उस मामले में अगर देखा जाएगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मामले में तो जो उड़ीसा है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स और इंडिजिनियस कम्युनिटी की एक तरह से स्टेट है। ऑफ 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस संथाली द ओनली लैंग्वेज विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो 21 जो ट्राइबल लैंग्वेजेस उसमें से केवल संथाली एक भाषा है जिसको हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं उसमें दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में है, बाकी जो लैंग्वेजेस बाकी जो और हैं वो उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी RBI पैनल ब्रिंग लॉ टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग। तो देखिए डिजिटल लेंडिंग जो होता है, जो भी आजकल आप देखेंगे तो ऐप्स वगैरह आ गए हैं ढेर सारे, तो वो सब जो है लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हाई रेट के इंटरेस्ट पे। तो उसी समस्या को लेकर के RBI ने क्या किया है कि RBI ने एक वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया था ऑन डिजिटल लेंडिंग। तो कुछ जो नियम कानून हैं वो बनाए जाएंगे इसके बारे में डिजिटल लेंडिंग को लेकर के। देखिए डिजिटल लेंडिंग की बात करें तो डिजिटल लेंडिंग इज़ अ प्रोसेस अवेलिंग क्रेडिट ऑनलाइन। मीन्स आप जो क्रेडिट लेते हैं, पैसा ऑनलाइन लेते हैं, जो भी ऐप्स वगैरह आ गए हैं तो उस ऐप के माध्यम से जो भी आप पैसा क्रेडिट पे ले रहे हैं तो वही उसी प्रोसेस को डिजिटल लेंडिंग बोलते हैं। इट इंक्रीज पॉपुलरिटी अमंग्स न्यू एज। ये ज़्यादातर जो नए एज के लोग हैं उसमें देखने को मिलता है, वो लोग ज़्यादा ये सब जो है ऑनलाइन वगैरह से लोन जो है लेते हैं। कैन बी एट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन क्रेडिट रेंज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसका बढ़ने का रीज़न ये है कि पहले तो ये आपके सिंपल जो है स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन में आप फॉर्म फिलअप करके पैन कार्ड अपना आधार कार्ड वगैरह के डेटा फिलअप करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी प्रक्रिया है बहुत तेज़ हो जाती है। फॉर्म फिलअप करके अगर आप एलिजिबल है तो आपको तुरंत लोन दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट रेंज की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ये जो यंग लोग हैं तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, वो लोग ज़्यादा जो है ये क्रेडिट को ऑनलाइन जो है अवेल करते हैं। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की।
तो इंडिया हैज़ ए ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू डिजिटल लेंडिंग लैंडस्केप। तो सीधी बात है कि क्योंकि इंडिया में अगर एवरेज जो एज देखा जाएगा तो एवरेज एज जो है वो बहुत यंग है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पे एक ज़्यादा स्कोप है डिजिटल लेंडिंग का। एक देखिए अल्टरनेट सोर्स है फाइनेंस का। डिजिटल लेंडिंग इज मोस्टली प्रीफर्ड बाय दोज हु आर जनरली नॉट एबल टू अवेल एनी क्रेडिट थ्रू द फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मान लीजिए कि जो जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो उनके लिए एक तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो डिजिटल जो है लोन ले सकते हैं। लेंडर फॉर द लास्ट रिजॉर्ट, डिजिटल लेंडिंग इज मोस्टली प्रीफर्ड बाय दोज हु आर जनरली नॉट एबल टू अवेल एनी क्रेडिट थ्रू द फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक बैंक्स। तो बैंक वगैरह से अगर आपको जिसको लोन नहीं मिल रहा है तो जो है डिजिटल लेंडिंग की तरफ जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो डिजिटल लेंडिंग इज ए पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक तरह से जो है डिजिटल लेंडिंग एक पावरफुल टूल है, क्योंकि भाई जिसको बैंक लोन नहीं दे रही है तो वो सीधी बात है किसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक ये जो है एक तरह से आगे चल के इसका जो अमाउंट है धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हमको बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। कई ढेर सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। बस ये है कि वो आपसे आपका डाटा का पता नहीं वो क्या करेंगे। अब डाटा जो है आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको वो लोन दे रहे हैं वो आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। देखिए कॉस्ट इफिशिएंट लेंडिंग विथ न्यू इनोवेशन अंडरवे डिजिटल लेंडिंग ऑफर्स मच बेटर प्रोडक्ट्स टू एज द मासेस एज एट ए मच फास्टर रेट विच इज़ इवन मोर कॉस्ट इफिशिएंट। लेकिन देखिए कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो आपको बहुत सस्ते दामों पर भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सेप्शंस फॉर रिटैपिज्म, ऑनलाइन लेंडिंग हैज़ बीन प्लेड अ पाइवटल रोल इन इवेडिंग cumbersome rate tapism usually involved while availing loans offline in a traditional setting। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है ही कि जो हम लोग ऑफलाइन लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। आप लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्पीड होता है। मीन्स आपने अप्लाई किया तो एक दिन के अंदर ही आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। Preference by MSMEs, the online lending platform have gained massive popularity among MSMEs post-COVID as they were unable to secure finance through a traditional lending। तो देखिए कोविड के बाद क्या हुआ कि कोविड के बाद जो है हमें इन सब चीज़ों में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड के टाइम जैसे जो बैंक वगैरह थे तो उस समय उतना लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे और लोग जा भी नहीं रहे थे लोन लेने के लिए। तो लोगों के पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन उस समय ये था डिजिटल लेंडिंग वाला। तो इसीलिए जो है जो सबसे पॉपुलैरिटी मिली डिजिटल लेंडिंग को वो इसी टाइम में मिली। ईजी ऑन बोर्डिंग, द क्विक टर्न अराउंड टाइम ऑन बोर्डिंग, ईजी KYC, ठीक है बहुत ईजी KYC होता है। आप डिटेल फिलअप किया, फोटो अपलोड किया, हो गया KYC। एज वेल एज डिस्बर्समेंट विद इन मिनट्स, उसके बाद जो पैसे वगैरह होते हैं वो भी कुछ घंटों में ही आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसी की वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। बात करते हैं क्या इशूज़ हैं, क्या समस्याएं हैं डिजिटल लर्निंग को लेकर के। पहला है नो बिजनेस मॉडल, दे आर मेनी गैप्स दैट आर एग्जिस्टेंस इन दिस मॉडल ऑफ डिजिटल लर्निंग लाइक एनी न्यू बिजनेस ऑपरेशन। तो इसमें जो है कई गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले तो ये हाई जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करते हैं। तो ऐसे कई अनऑथराइज लेंडर्स हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद भी जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है, बिना किसी कोलेटरल के। और वो लोगों से क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक हाई अमाउंट में जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। कोर्सिंग एंड हैरेसमेंट ऑफ रिकवरी, अब देखिए पैसे रिकवर करने के लिए भी जो हैं वो गलत गलत तरीके अपनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमको कई सुसाइड केसेस देखने को भी मिले हैं इस हैरेसमेंट की वजह से। तो फ़ोन वगैरह करके धमकी देते हैं इस संबंध में कि हम अपना लोन चुकाइए ये वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस डिजिटल लर्निंग से संबंधित इश्यूज़ हैं। अब देखिए RBI के द्वारा क्या रिकमेंड किया गया, तो RBI के द्वारा कहा गया कि पहला तो पॉइंट कहा गया सेल्फ रेगुलेशन के बारे में कि RBI हैज़ mooted ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए बनाया जाएगा ताकि डिजिटल लर्निंग जो इकोसिस्टम है उसको और अच्छे से बेहतर से बनाया जा सके। और डेवलपिंग बेसलाइन टेक्नोलॉजी, development of certain baseline technology standards and compliance with those standards as precondition for offering digital lending solution। तो जो भी मान लीजिए कि एक कम से कम एक बेस टेक्नोलॉजी आपके पास डेवलप होनी चाहिए, तभी आप जो है एक तरह से जो भी कंपनीज होगी वो किसी को लोन दे पाएंगी। तो ये सब जो रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं RBI के द्वारा, ये सब क्या है बताए गए हैं। अब जैसे डायरेक्ट लोन डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ बोरोवर्स, डिसबर्समेंट एंड सर्विसिंग ऑफ लोन्स ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट ऑफ द डिजिटल लेंडर्स। तो जो भी यहाँ अकाउंट जो भी पैसे का ट्रांसफ़र किया जाएगा वो डायरेक्ट जो बोरोवर है उसके अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो और जो डिजिटल लेंडर्स हैं तो डिजिटल लेंडर्स के अकाउंट से सीधे ये चीज़ जो है वो सीधे बोरोवर्स के अकाउंट में जाना चाहिए, ये किसी और के अकाउंट से बीच में होके नहीं जाएगा।
ठीक है, तो डायरेक्ट लोन डिसबर्समेंट होना चाहिए। बात करते हैं डाटा कलेक्शन की, तो विद द प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द बोरोवर्स विद वेरीफेबल ऑडिट ट्रेल्स। तो उसके अलावा जो भी डाटा कलेक्शन होगा वो मीन्स उसका एक ऑडिट ट्रेल जो है वो सही होना चाहिए बोरोवर्स का, ठीक है। उसके अलावा एक स्टैंडर्डाइज कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर रिकवरी टू बी फ्रेम बाय द प्रपोज SRO इन कंसल्टेशन विद RBI से कंसल्ट करके एक सही तरीके जो है वो रिकवरी के प्रपोज किए जाएंगे। आगे की बात करें तो देयर इज़ ए ग्रोइंग नीड फॉर रेगुलेशन इन दिस स्पेस। तो इस चीज़ में सीधी बात है, रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है और अनऑथराइज प्लेयर्स लाइक पॉइंटेड आउट अबव विल कीप पॉपिंग अप। तो अगर नहीं इसके बारे में कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता है तो जैसे कई इतने फ्रॉड वाले ऐप्स देखने को हमको मिल रहे हैं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती ही जाएगी। स्ट्रिंजेंट प्रोविजन मस्ट बी फॉर्मुलेटेड विच कैन बी इन्फोर्स लीगली। तो इससे संबंधित जो है थोड़े स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों को इन्फोर्स किया जा सके लीगली। Regulation must be enforced in the industry soon to ensure consumer trust remain unfettered। इसके संबंध में रेगुलेशन जो है जल्दी बनाना चाहिए ताकि जो लोगों का जो एक ट्रस्ट है वो इस चीज़ को लेकर के डिजिटल लेंडिंग को लेकर के बना रहे।